हीट बजट, बजट नहीं जानते हो क्या? बजट पहली बार सुन रहे हो? अभी अजय जी आप भी कंफ्यूज हो गए आज? अरे भैया लिखो हीट बजट, स्पेलिंग सही है जी? हीट बजट, उष्मा बजट लिखिए। ये टॉपिक बहुत लाजवाब है। कहने का मतलब ये है विद्यार्थी, आप लोग को ध्यान से सुनना है हमारी बात, कुछ लिखना उखना नहीं है। कलम लेके एकदम हाथ तैयार हैं कि बस बोलिए हम यहाँ छापेंगे। सुनना है, धरती पर जितना हीट आता है, जैसे आपके पास पैसा आया, टोटल पैसा आया, उसी का हिसाब किताब न बजट होता है। महीना में आप कमाते हैं 50,000, तो करेंगे ना भैया कि 5,000 रूम रेंट, या 10, अब तो 5,000 में कहाँ रूम मिलता है, 10,000 रूम रेंट मिनिमम मान लेते हैं, 5,000 स्कूल का बच्चे का फ़ी, 15,000 दूध वाले का, 2,000, 3,000 मान लेते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी ले लेते होंगे आप, कुछ विशेष आइटम बनाना है तो दूध वाले का 3,000, तो 10, 5, 15, 3, 18। बड़े आदमी है 50,000 कमाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन रेस्टोरेंट भी जाएंगे। जब जाएंगे तो 2,000 पूरे फैमिली के साथ गए तो 2,000 उड़ा के आएंगे, तो 2,000 2 चौका 8,000 आओ जोड़िए, 18, 8, 26,000 है ना। उसके बाद घर में छत नहीं था तो छत बनवाने के लिए इस महीने दे दिए 20,000, तो पड़ोसी से फिर 8,000 कर्जा लेना पड़ जाएगा, नहीं 20,000 दे दिए, ठीक तो है, 48,000 बच गया। 2,000 तक किराया सचिवालय तक जाने का, सचिवालय में मान लीजिए नौकरी आपकी है। तो ये क्या हुआ, बजट, आपके पैसे का बजट, जेब का बजट हुआ ये, हर महीने का जेब का बजट। अगर आप बिना हिसाब दिए खर्च कर रहे हैं तो आप घर में जो आपकी पत्नी होगी वो बोलेगी 50,000 इस महीना आया, तो पैसा गया कहाँ? 1,000 के हिसाब के जेब में बच रहा अभी। पूरा हिसाब नहीं दिए तो पूरे महीने खाना नसीब ठीक से नहीं होगा। नहीं जी, अगर आप सही हैं, आपका दिमाग ठीक काम करता है, तो पत्नी का सैलरी भी ले लीजिएगा, है ना। कुछ इस तरीके का मुंह बनाकर क्या करोगे? नहीं तो अगर आप चालाक नहीं हैं तो पत्नी आपकी सैलरी ले लेगी। नहीं जी, ये सब होता रहता है, ये सब बजट का हिस्सा है, समझ गए। वैसे सूर्य भगवान से हमको पैसा मिलता है, कौची के रूप में? हीट के रूप में। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य नारायण से कितना मिलता है? 100 कैलोरी मिलता है। मान लीजिए 100 कैलोरी मिलता होगा, गलत लिख दिए, 100 मिलता है। ऐसे करते हैं, का नींद आने लगा, अरे हीट बजट है, गड़बड़ा गया तो सब दिक्कत हो जाएगा। अगर अरे भाई जितना धरती हीट लेती है उतना हीट अगर ना छोड़े धरती तो क्या होगा? धीरे धीरे धरती गर्म हो जाएगी, एक दिन हम लोग जल के राख हो जाएंगे। हो भी वही रहा है। जब धरती का तापमान औसत बढ़ने लगे कृष्णा भाई, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। और उसके कारण ग्लेशियर पिघल रहा है, समुंदर का लेवल बढ़ रहा है। समुंदर का लेवल बढ़ेगा तो अगल बगल जो समुंदर के किनारे के शहर हैं डूब जाएंगे, बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग यही होता है भैया, जब हीट बजट इम्बैलेंस हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग। मान लीजिए 100 यूनिट हीट, इसको यूनिट कर लें, 100 यूनिट हीट कौन देता है? सूरज। जिसमें 100 यूनिट में से 35 यूनिट जो हीट है वो धरती पर नहीं आता, वापस चला जाता है, लौट जाता है। कहाँ से लौटता है बाद में बात करेंगे। और 65% यूनिट हीट, 100 में से 100 रुपया में से 35 रुपया नहीं होता, केंद्र सरकार राज्य सरकार को खर्चा करने देती है, और राज्य से खर्चा ना होता तो पैसा वापस केंद्र को चला जाता। तो वही बात है, धरती को खर्चा करने के लिए सूरज जो है हीट देता है 100 यूनिट,
पर बिना खर्चा किए कितना लौट जाता है? 35। अब 65 यूनिट धरती तक आता है। क्लियर है? अब 35 यूनिट भी जो है ये 3 भागों में बटेगा, 27, 6 और 2। 35 यूनिट बटेगा कितने भागों में? 27, 6 और 2। 27 यूनिट जो है टोटल हुआ ना 35। 35 जोड़िएगा, हमारा थोड़ा गणित कमजोर है। 27 और 6 33 और 2 35। उतना बढ़िया मैथ नहीं है, इसलिए गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। जोड़ घटाव में भी हमको दिक्कत है। अब सुनिए, ये जो लौटता है ऊपर में बादल जो है ना, बादल के द्वारा प्राइवेट ये रिफ्लैक्ट होकर लौट जाता है। 35 यूनिट आता है, रिफ्लैक्ट होता है। 27 यूनिट बादल द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसमें बात नहीं करना है। 6 यूनिट जो है वो धूलकण यानी एरोसोल। धूलकण का मतलब एरोसोल के द्वारा, क्लाउड के द्वारा 27। पूछा जाए कितना यूनिट वापस जाता है? 35। अब 35 में से 27 बादल, 6 धूलकण और 2 यूनिट जो है हिम यानी बर्फ जिसको बोलते हैं। धरती पर पड़ी बर्फ जो है ना, धरती पर पड़ा हुआ बर्फ उससे वापस चला जाता है। तो 35 का हिसाब किताब हुआ, 35% जो वापस जाता है जिसका धरती पर कोई यूज नहीं है, उनमें 27% वापस कौन भेजता है? बादल। 6% धूल, रट्टा मार लीजिए, और 2% बर्फ। क्लियर है? अब 65% कहाँ आ गया? 65% आ गया धरती पर। इसको बांट दीजिए 2 भागों में, इसको बांट दीजिए 2 भागों में। 51 यूनिट जो धरती अवशोषित किया, धरती ने कैप्चर किया, उसको बांट दीजिए 2 भागों में। 51 यूनिट और 14 यूनिट, कितना हो गया? 65। 51 यूनिट जो है वो धरती तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? धरती मतलब अर्थ सरफेस तक, सरफेस तक आता है। और 14 यूनिट जो है, 14 यूनिट वायुमंडल अवशोषित कर लेती है, माने एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अवशोषित माने एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? 51 यूनिट कौन ले लेता है? सीधे अर्थ पे आता है, पृथ्वी। पूछा जाए कि सूरज से आने वाले 100 यूनिट में से धरती कितना को अवशोषित करती है? 51। और 14% वायुमंडल। धरती पर जो वायुमंडल किसका हिस्सा है? धरती का। तो पूछा जाए धरती अवशोषित करती है, तो अर्थ का सरफेस कितना अवशोषित करता है? 51%। और वायुमंडल कितना अवशोषित करता है? 14। अब जो 51% है उसका भी हिसाब किताब है। उसको बांट लीजिए, 34 और 17 में। 34 और 17, पहले इसको उतारिए आप लोग। अरे हीट बजट पूछता है, हीट बजट। धूल को अंग्रेजी में एरोसोल कर दीजिएगा। किसको किसको पता था कि वायुमंडल में एक चैप्टर हीट बजट होता है? 4-5 लोगों को पता था। कृष्णा जी को ही पता था। बोले हमको ज्ञान नहीं पता होगा, पता सब है, पर पता में दिक्कत है। पता को पता करने में दिक्कत है, पर पता सब है। ये नहीं पता कि पता कहाँ है, पता का पता कहाँ है, नहीं।
पता के बारे में पता है, पर ये नहीं पता कि पता कहाँ है, पता का पता कहाँ है। नहीं जी, पता सबके विषय में है, लेकिन नहीं पता कि पता टेस्ट लेंगे, नंबर लाना है, ठीक है। तुम लोग तो यहाँ बड़ा ठंडक में हो, वहाँ गर्मी लग रहा है, उधर गर्मी लग रहा है। वही कहें कि कान सटा के काहे सब बैठता है यहाँ, ठंडा मार देगा। अब सब ऐसी खोलवाते हैं और सब आगे पीछे वहीं लगवा देते हैं, तब न हीट बजट बैलेंस रहेगा। एक दिन मन कर रहा है कि सबसे क्वेश्चन पूछें, और ना बताने पर मन कर रहा है धड़ाम 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 सबको दें ऊपर से, ताकि मेरे बाद क्लास भी नहीं है, कोई टीचर आएगा तो आप कंप्लेन करिएगा। ये कोई तरीका थोड़े ना है कि किसी को पीट दीजिएगा आप। पता था कि हाथ में पेड़ और गमला बाहर, तो बढ़िया रहेगा, फिर पेड़ से पिटाई होगा। कितना आपको, कितना शानदार, मतलब कि ग्रीन क्लासरूम आपको दिया जा रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है प्योर है। क्या? हाँ, तो शुरुआत उसी से होगा, मार पिटाई की शुरुआत तो है। चलिए, हो गया। उतार लिए। अब 51% का हिसाब करें। सुनो भाई, दोस्त लोग इधर सुनो, 51% जो धरती लेती है ना, वो क्या रखी रह जाएगी? तब पता चला 51 यूनिट रोज रख रही है, गर्म के जल के राख हो जाइएगा। ये वापस लौटा देती है, तो लौटाने का हिसाब किताब कर रहा हूँ। लौटा देती है 6%, 9%, 19% और 14%। कितना हो गया? कितना हुआ जी? 9 6 15 19। अब कितना बच गया? 9 6 15, 15 10 25, 34 है, 17%, 17%। यही तो है, ठीक है भाई। हिसाब हो गया 51 का। अभी कहाँ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको एक यूनिट बना लीजिए, 34% और 17%। धरती जो हीट लेती है, सुनो, धरती टोटल 100 रुपया में कितना ले लेती है? 51। उसमें से 17 रुपया डायरेक्ट लौटा देती है अंतरिक्ष में, मानी ये स्पेस में चला जाता है। 17% कहाँ चला जाता है? 17% हो गए 34 और 17 नहीं 51 होता है। 17% कहाँ चला जाएगा? अंतरिक्ष में, और 34% चला जाएगा वायुमंडल में। कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल इसको अवशोषित कर लेगा। अब क्या मैटर देखे आप कि वायुमंडल सूरज से डायरेक्ट जो हीट आ रहा था उसमें भी 14% अवशोषित कर रहा है, और धरती जो छोड़ रही है उसमें भी 34% एक्सेप्ट कर रही है। तो टोटल 34 और 14 कितना हुआ? यानी पूछा जाए कि वायुमंडल द्वारा टोटल कितना हीट ऑब्जर्व होता है? वायुमंडल द्वारा टोटल हीट कितना ऑब्जर्व होता है? ऊपर से आते समय 14 और नीचे वाला 34, 34 और 14, यानी टोटल वायुमंडल द्वारा अवशोषित हीट 48। टोटल कितना आता है? रिवीजन करिए, कितना आता है? 100 आता है, जिसमें से 65 धरती तक आता है और 35 बिना कुछ बात किए लौट जाता है। 35 में से 27 बादल लौट आता है, 6 धूल लौट आता है और 2% हिम का सरफेस लौटा देता है। टोटल बिना काम के लौट जाता है 65 आता है, उसमें से 14 वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। और 51 धरती
धरती फिर शाम को रात होने के बाद सभी हीट को छोड़ेगी, और जब छोड़ेगी तो 34 वायुमंडल को दे देगी। 51% जो लेगी ना उनमें 34 वायुमंडल को दे देगी, 34, और बाकी 17% सीधे अंतरिक्ष में भेज देगी। तो वायुमंडल धरती का जो हीट लौटा उसका कितना ले लिया? 34%। आज जो सूरज से आया उसका 14 ले लिया, 34 14 48। एकदम फंडा क्लियर है ना भाई? वायुमंडल टोटल कितना लेता है? 48। सूरज से कितना लेता है? 14। धरती से कितना लेता है? 34। धरती वायुमंडल को अंतरिक्ष में कितना लौटा देता है? 17। धरती अंतरिक्ष में कितना लौटा देता है? 17। सब याद करने का मैटर है। अब सुनिए, ये हिसाब करते हैं 6%, 6%, 9% और 19%। जो 6% है उसे वायुमंडल डायरेक्ट अवशोषित कर लेता है। 6% क्या करता है? वायुमंडल अवशोषित करता है, और 9% अवशोषित तो नहीं करता, वायुमंडल में इसे घूमते रहता है संवहन तरंग, कन्वेक्शनल वेव की तरह। इस तरह से हवा में तरंगे क्या होती है? घूमती रहती है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले गुरु। 34% में 6% वायुमंडल सीधे अवशोषित कर लेती है, अंदर एब्जॉर्ब। 9% संवहन तरंग के रूप में हीट एब्जॉर्ब नहीं होता, हवा में अंदर अंदर घूमते रहता है। और 19% को एब्जॉर्ब तो करती है वायुमंडल, लेकिन वो हीट पता नहीं चलेगा आपको, गुप्त उष्मा के रूप में कर लेती है। किस रूप में कर देती है? लैटेंट हीट। माने 19% को लैटेंट हीट के रूप में क्या कर लेती है? रख लेती है। यानी कि 27%, इसका मतलब 51% का 34% वायुमंडल, तो 34% वायुमंडल में 6% सीधे एब्जॉर्ब, 6% सीधे एब्जॉर्ब, 9% घूमती रहती है ऐसे ही, उसका कोई काम नहीं है। और 9% और 19% क्या होता है? लैटेंट हीट के रूप में आ जाता है। बस यही हीट बजट था। हम थोड़ा जल्दी पढ़ा देते हैं, थोड़ा मेरी आदत खराब है, चाप चाप के हम पढ़ाना नहीं आता है, जल्दी समझाना है, क्या दिक्कत है? क्या बोलो, फिर से बोलो। कितना % आता है वहां से? 100। लौट कितना बिना यूज हुए कितना लौट जाता है? 35। 35 में कौन किसको लौट आता है? 27 कौन लौट आता है? बादल। 6 धूल और 2 हिम। और 65 जो आता है उनमें से धरती तक कितना पहुंचता है? 51। 14 कौन ले लेता है? वायुमंडल। फिर 51% धरती जो लेती है वो शाम के समय छोड़ती है। तो बताइए कि उसमें से 34% कौन ले लेता है? वायुमंडल। और 17 चला जाता है स्पेस में। और वायुमंडल जो 34 लेती है उसका हिसाब किताब 6% एब्जॉर्ब, 9% घूमते रहती है कन्वेक्शनल वेव, और 19% 19% लैटेंट हीट। हो गया भाई? अरे कोई दिक्कत ना है कृष्णा जी, मुझे स्पेशल चिंता आपकी होती है इस क्लास में, और किसी की चिंता हमको नहीं है, सिर्फ आपकी चिंता है। क्यों? आप अच्छे विद्यार्थी हैं। कृष्णा जी पूछते रहते हैं, फोन करते हैं कि सर कल क्या पढ़ाइएगा। क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन कभी उन्होंने नहीं पूछा, बस सर कल क्या पढ़ाइएगा। फोन अगर काट दिए तो फिर करते हैं कि अरे लगता है सामने है तभी तो काट रहे हैं, करो 5 बार। हमको अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगा। आप ऐसा नहीं कि बहुत, हालांकि उस दिन आप किए थे ना तो हम बड़ी बिजी थे, कानपुर गए थे। कहाँ? दिल्ली। अब बिजी वे कर दिए कॉल। उस समय रंजीत सर का भी कॉल आ रहा था, आप भी कर दिए। फिर सर बोले कहाँ बतिया थे रंजीत जी? हम बोले भैया कृष्णा जी का फोन था। भैया कृष्णा कौन है? शाम के बैच में। चलिए मुस्कुराते रहिए, कुछ कुछ बात मुस्कुराने की। जीवन में कोई काम करें या ना करें, एक काम जरूर करना है, मुस्कुराना है। आपके दुखी होने से कोई काम बनेगा नहीं।
अगर बिगड़ा हुआ काम है, कोई तकलीफ आ चुका है, कोई तूफान लाइफ में आ चुका है, तो रोने से वो दूर होने वाला है नहीं। तो मुस्कुराइए जोर से और कमरे में बंद हो जाइए और सोचिए कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। और हर प्रॉब्लम का दुनिया में सॉल्यूशन है यदि आप कोशिश करें निकालने का। तो दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका हल ना हो। इसलिए कोई काम करें ना करें, मुस्कुराइए, उसका कई फायदा, आपका काम तो बनेगा ही, पड़ोसी जो है उससे काफ़ी जलन होगी कि इतना खुश कैसे रहता है। आपका जो गोतिया होगा बोलेगा कि इतना खुश का है, जी नहीं पाएगा। तो यही तो चाहते हैं आप कि जी ना पाए। ठीक है, तो खूब मुस्कुराते रहिए, पड़ोसी को जलाते रहिए। बस आपका मुस्कुराना कई लोगों के लिए क्या हो सकता है। हाँ, और पड़ोसी जब सामने आए ना तो जरूर मुस्कुराइए, हल्का मुस्कुरा दीजिए और फिर चले जाइए। जब सामने आए तब थोड़ा मुस्कुराइए, शाम को लड़ाई कर लेगा, कहाँ हंस राम को देख कर तू, है ना जी। चलिए अब आइए वर्षा के प्रकार, हेडिंग डालिए, लिखिए वर्षा के प्रकार, हेडिंग डालिए। सपना रहे हैं क्या बादल और वर्षा पढ़ना है आज। लिखिए वर्षा के प्रकार। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेन, हिंदी है हम पता नहीं, हिंदुस्तान हमारा। लिखिए टाइप्स ऑफ रेन। आपको भी हिंदी से प्यार होगा, किसको किसको हिंदी से प्यार, हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी से किसको से प्यार है, हिंदी से अधिक अंग्रेजी से प्यार किसको है। देखो हाथ उठा दी। तुम जल्दी से वीजा पासपोर्ट बनवाओ, एकदम सीधा एकदम पहुंच जाओ लंदन, ऋषि सुनक जी के बगल में रूम ले लेना, अपने भारतीय हैं। चलिए लिखिए वर्षा के प्रकार, वर्षा के टाइप्स ऑफ रेन। उसमें एक चैप्टर आता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। सुनिए, कुछ नहीं करना, सुनना है और सब क्लासे में याद। अब बताइए हीट बजट किसी को समझाना हो आपको, कोई कोचिंग में आपको बोले भैया एक दिन क्लास ले लीजिए और हीट बजट पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा नहीं दीजिएगा। कितना % धरती अवशोषित करती है, देखो 48 बोल दिया, पढ़ा दिए, पढ़ा दीजिएगा। 51%। और धरती जितना छोड़ती है उसमें वायुमंडल कितना रखता है, 34। और सूरज से आने वाला में वायुमंडल कितना रखता है, 14। बताइए संवहन तरंग के रूप में कितना घूमता है, 6, 9। और एब्जॉर्ब कितना होता है, 6। अच्छा, और लैटेंट हीट में कितना, 19। याद हो गया ना। ठीक है, जाकर डेमो दे आइए किसी कोचिंग में, भैया हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अब तो पढ़ा ही लीजिएगा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा लीजिएगा, तब अब समझिए कि आपको कितना भविष्य हम संवार रहे हैं। खाली भूगोलों पढ़ लिए बढ़िया से, जितना हम पढ़ा दिए उतने पढ़ा दिए भी, तो 1-8 रुपये महीना कोई कहीं जा नहीं रहा आपका। सोचिए आपका वो मैनेजमेंट वाला सब चिल्लाता है कि यहाँ से MBA करे तो हम इतना प्लेसमेंट दिलवाएंगे, हम खाली भूगोल पढ़ा देंगे ना 1-2 महीना, उसमें 1 लाख रुपये का प्लेसमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। खोलेगा प्लेसमेंट एजेंसी, भूगोल पढ़िए और तुरंत 1 लाख की नौकरी पाइए, बिल्कुल मिलेगा। हैं, हाँ, लेकिन नाम लीजिए कि हमारे गुरु हैं रजनीश सर। आई ना बोले रजनीश सर को कहो, कौन रजनीश नहीं जानता हूं। चलिए अब आइए वर्षा में आर्द्रता। हवा में जो नमी की मात्रा होती है, मॉइस्चर अंग्रेजी में, हवा में जो मॉइस्चर की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, उसी को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ऐसी हवा जिसमें आर्द्रता की मात्रा हो उसको नम हवा या आर्द्र हवा कहते हैं, उसको मॉइस्ट एयर कहते हैं। जिसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो उसको ड्राई एयर कहते हैं, शुष्क हवा। एकदम क्लियर है यहाँ तक। हवा में नमी की मात्रा किस रूप में होगी, पानी रूप में नहीं होगी, गैस के फॉर्म में होगी। हवा में जो नमी होगी वो पानी के रूप में, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, बल्कि वो गैसियस फॉर्म में होगी। और अगर पानी यानी वाटर यदि गैसियस फॉर्म में आ जाए तो उसे कहते हैं वाटर वेपर।
वाटर वेपर, जलवाष्प, यानी हवा में जो नमी की मात्रा होगी, हवा में जो पानी की मात्रा होगी, वो वाटर वेपर के रूप में होगी, यानी गैसियस फॉर्म में होगी। अगर वो पानी के रूप में बदल गया वाटर वेपर, तो कभी भी वो हवा के साथ टिक नहीं पाएगी, वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगेगी। क्लियर है बात? हवा में जो नमी होता है, पानी हवा में, उस पानी को अगर वाटर के रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, तो कभी भी वो हवा के अंदर नहीं रह सकता। हवा के अंदर इसलिए होता है नमी, क्योंकि वहां पर वो गैसियस फॉर्म में होता है, यानी वाटर वेपर के रूप में होता है। यानी जब वाटर वेपर, जलवाष्प, उसी को नमी या पानी की मात्रा हवा में आ जाए, तो उसी को आर्द्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। जिस हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है? कम, जिससे आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है और अंततः आप सफोकेशन महसूस करने लगते हैं। और कभी कभी तो लोग बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। सफोकेशन। सर एसी चलवाइए पढ़, जैसे आज से 5 दिन पहले सुबह का बैच था टीचर का बैच जो सुबह वाला बैठता है यहाँ, उसमें करीब इस कमरे में बैठने की कैपेसिटी है 100 का, उसमें बैठता है 150 सब। सोचिए कैसे रहता होगा। और लाइट चली गई थी सुबह सुबह। 10 लड़कियां, लड़के नहीं, लड़कियां बाहर निकली हुई थी, क्लास अंदर चल रहा था। बोले बाहर तुम लोग क्यों हो, क्लास में जाओ। बोले सर मर जाएं, अंदर में बेहोश भी हम लोग नहीं रह जाते, तब तक हम लोग दिक्कत हो जाता। ऐसी स्थिति। तो सफोकेशन क्या होता है? हवा में जब नमी की मात्रा अधिक हो जाए तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पूरा शरीर पसीना से तरबतर हो जाता है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में हम कहीं हवा की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। तो नमी समझ गए, हवा की नमी की मात्रा। अब जो है हवा में जो नमी की मात्रा है, इसको बांटते हैं हम लोग 4 भागों में। कितने भाग बांटते हैं? 4 भागों में। सबसे पहला ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। सबसे पहले आर्द्रता सामर्थ्य पहले नंबर पर, आर्द्रता सामर्थ्य। दूसरे नंबर पे है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता। उसके बाद है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी सापेक्ष आर्द्रता। और उसके बाद है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी विशिष्ट आर्द्रता। चल रहा है, इसे चल रहा है। बहुत ज़्यादा सफोकेशन यहाँ भी है, नहीं है कि नहीं? चलो अब समझिए, एक निश्चित मात्रा की जो हवा है, एक निश्चित मात्रा की हवा, ध्यान सुनिए, चूंकि ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि समझ में बहुत कम लोगों को आता है ये चीज। देखो, आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब, सामर्थ्य का मतलब नहीं बोलते कि किसी का कोई आया है मांगने के लिए पैसे दान में, तो हम देते हैं 100 रुपये, 101 रुपये, तो बोले और दीजिए। क्या बोलते? यथाशक्ति वथा भक्ति, इतना ही हमारा समर्थ है बाबा, ज़्यादा मांगेगा तो हम देंगे नहीं, तो कुछ खाना खिला दो। कहता ना भिखारी जब आता है तो तब खाना खिलाने के समर्थ नहीं, भागे यहाँ से। 100 रुपया दिए, खाना खा ली, इसका क्या करिएगा? शराब पीजिएगा शाम को। तो भैया सामर्थ्य का मतलब मैक्सिमम होता है। सामर्थ्य का मतलब मैक्सिमम, सेचुरेटेड कंडीशन। सेचुरेट समझते हैं ना? अरे सॉल्यूशन पढ़ोगे केमिस्ट्री में, है ना? घुल रहा है तो हो गया अनसेचुरेटेड, घुलना बंद हो जाए
सैचुरेटेड, तनि सा गर्म कर दिए तो और चीनी घुल जाएगा तो सुपर सैचुरेटेड। नहीं, एल्केन और अल्काइन पढ़े होंगे। एल्केन सैचुरेटेड है, एल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड है, सब है ना। तो भैया पेट खाली रह गया, गए थे पर पूरा नहीं खा पाए, तुम हड़बड़ा दिया और खाते हम, तो क्या हुआ? अनसैचुरेटेड। आदम इतना खा लिए कि कोई ला रहा है बढ़िया चीज भी आपके सामने, तो क्या हुआ? सैचुरेट। तो आज के बाद ऐसे कोई करे तो ये सैचुरेट हो चुके हैं, छोड़िए। तो भैया वही बात यहां भी है, जब किसी निश्चित मात्रा की हवा निश्चित तापमान पर, हम लोग वही करते हैं ना कि भैया सिचुएशन पर खाना खाते हैं, क्योंकि भूख देख के भी लग जाता है ना। वो सिचुएशन हुआ, निश्चित मात्रा की हवा, निश्चित मात्रा की हवा में निश्चित तापमान पर नमी, बात मत करो कौन सी, हम सुनो, निश्चित मात्रा की हवा निश्चित तापमान पर अधिकतम जितना नमी रखने की उसमें क्षमता होगी, अधिकतम। भाई एक हवा के अंदर अधिकतम क्षमता होगी ना, ऐसा थोड़ा ना है कि 200 किलोग्राम हवा है तो 500 किलोग्राम उसमें नमी आ जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? एक निश्चित मात्रा की हवा का एक निश्चित तापमान पर जो नमी रखने की जो क्षमता है अधिकतम, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जैसे ही आप तापमान बढ़ाइएगा घटाइएगा, कैपेसिटी भी घटेगा बढ़ेगा। जैसे ही आप हवा की मात्रा को बढ़ाइएगा घटाइएगा तो भी कैपेसिटी बढ़ेगा घटेगा। अगर निश्चित मात्रा की हवा है और निश्चित तापमान है तो उसमें निश्चित तापमान पर निश्चित मात्रा की हवा में नमी रखने की जो क्षमता है मैक्सिमम, उसके बाद फिर नहीं आ सकता नमी, तो उसी को बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। समझ में आ गया बात? मतलब उससे ज्यादा फिर नमी नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी हवा के तापमान को कम करते हैं तो उसमें नमी रखने की क्षमता भी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, हवा ठंडी हो जाएगी तो उसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम। और तापमान बढ़ाइएगा, हवा उतनी प्यासी हो जाएगी और न उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसमें कैपेसिटी ऊपर नीचे होता रहेगा, बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो कैपेसिटी भी घटेगी। अब मान लीजिए किसी हवा, समझ गए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हवा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, सॉरी ह्यूमिडिटी कैप्चर्ड या ऑब्जर्व बाय द फिक्स अमाउंट ऑफ एयर एट फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? मान लेते हैं किसी फिक्स अमाउंट की हवा में, जो कि मान लीजिए कि 200 केजी का हवा है, इस कमरे में मान लीजिए 200 केजी हवा है और यहां पर का तापमान है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना को बोलते हैं जी? अरे साइंस में पढ़े हो ना, रूम टेम्परेचर इक्वल टू 27 होता है, 25, 20 से 25। समझ में आ रहा है बात? अगर मान लेते हैं 200 किलोग्राम का हवा है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी मान लीजिए कि 50 केजी नमी, 200 किलो की हवा में 50 केजी नमी आ सकता है, अधिकतम 50 के ज्यादा नहीं आ सकता। तो क्या हुआ 50 केजी? उस हवा का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गया। लेकिन अगर 50 केजी के जगह पर उसमें मान लीजिए कि है 50 केजी कैपेसिटी पर है 20 केजी या है 25 केजी, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब अधिकतम हो गया। और जितना अधिकतम है 50 केजी, लेकिन है कितना, मान लीजिए 25 केजी, 25 केजी, तो जितना प्रेजेंट में है, सुनो भाई, प्रेजेंट में जितनी हवा नमी उसके अंदर है, प्रेजेंट में जितनी नमी उसके अंदर है, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। माने जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। 50 केजी अधिकतम, एक हवा जो है अधिकतम 50 केजी ले सकता है नमी अधिकतम, उसके बाद नहीं ले सकता, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गया। पर 50 केजी के नीचे जितना भी उसमें नमी है केजी में, मात्रा में, अमाउंट में, उसी को क्या बोलते हैं?
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बस इतने अंतर है। इसका मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी एक प्रकार का क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर उसके बराबर यदि नमी आ जाए, हवा के अंदर उसके बराबर यदि नमी आ जाता है, मान लीजिए कि 200 केजी की हवा में 50 केजी मैक्सिमम आ सकता है और 50 केजी आ गया, तो भी 50 केजी क्या हो गया, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी तो है ही, पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक तरह से हो गया। माने जितना अमाउंट प्रेजेंट है वर्तमान में किसी हवा में, तो उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। और जब उसी को प्रतिशत में निकाल लीजिए तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मान लीजिए कि 50 केजी मैक्सिमम था, अब 25 केजी था, इसका प्रतिशत निकालिए तो कितना परसेंट होगा, 50%। अरे 50 मैक्सिमम था, अब 25 है उसके अंदर, तो कितना प्रतिशत है, तो उसी को जब परसेंटेज फॉर्म में व्यक्त कीजिएगा तो क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का जितना प्रतिशत उसके अंदर है, जितना परसेंटेज है, उसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जितना अमाउंट है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझ में आ रहा है बात ना, क्लियर है। और जब तक किसी हवा के अंदर नमी की मात्रा 50% नहीं भैया, बल्कि जब तक 100% ना हो जाए, किसी भी हवा में नमी की मात्रा 100% कब होगा, जब उसके कैपेसिटी के बराबर क्या हो जाएगा, उसमें नमी आ जाएगा। जब उसके कैपेसिटी के बराबर नमी आ जाएगा तब उसको कहेंगे कि हवा मॉइस्ट है। मॉइस्ट अगर 1% भी 100% नमी के पहुंच जाएगा तभी उसको आर्द्र हवा या मॉइस्ट एयर के नाम से जानेंगे। लेकिन 99 भी रहा, 98 भी रहा नमी प्रतिशत में, तो उसको ड्राई एयर ही कहा जाता है। भूगोल की भाषा में 100% कोई हवा नमी ग्रहण कर लिया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, नम हवा, आर्द्र हवा, मॉइस्ट एयर। और 100% से कम है वो सब क्या कहलाएगा, ड्राई एयर। समझ में आ रहा है बात। और जब तक किसी हवा में नमी की मात्रा 100% ना हो जाए तब तक उस हवा से वर्षा होने के लिए नियम है कि 100% जितनी कैपेसिटी है उतना अगर नमी आ जाए तभी वर्षा होती है, उससे कम रहेगा तो वर्षा नहीं होगी। क्लियर है। अब एक है टर्म लास्ट में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आप पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट नहीं, क्या है स्पेसिफिक हीट, क्या है, किसी भी वस्तु यूनिट मास के किसी भी ऑब्जेक्ट का, साइंस तो पढ़े होंगे आप लोग, साइंस के विद्यार्थी भी हैं सभी लोग, मैक्सिमम तो साइंस के होते हैं, +2 तक तो मैक्सिमम लोग साइंस पढ़ते हैं। तो बताइए विशिष्ट उष्मा क्या है, विशिष्ट उष्मा क्या होता है, किसी भी, बताओ कृष्णा बताएगा, है ऐसा 9वीं क्लास में तो पढ़ना है। किसी भी यूनिट मास के, किसी यूनिट मास में 1 ग्राम 1 केजी, यूनिट मास के किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट लगता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वर्तमान में 5 डिग्री, इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री, तो इसके टेम्परेचर को 5 से 6 करने में, यानी 1 डिग्री बढ़ाने में जितना बाहर से हीट लगेगा, 5 से 6 तक होने तक में जितना हीट लगा, उसी कैलोरी हीट को हम इस मार्कर का स्पेसिफिक हीट कहेंगे। समझ में आ रहा है बात। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जितना बाहर से हीट लगेगा, 2 डिग्री बढ़ाने में नहीं, 1 डिग्री बढ़ाने में, जैसे बढ़ गया 1 डिग्री हीट हटा लीजिए और मेजर कर लीजिए कितना लगा, उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। कल पूछा ना जी यूपीएससी में कि समुद्र के तुलना, पानी की तुलना में जमीन का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कम। यूपीएससी में एक स्टेटमेंट पूछा ना कल यूपीएससी का क्वेश्चन पढ़िए, उसमें एक स्टेटमेंट पूछा है कि जमीन के तुलना में समुद्र का, पानी पूछा, पानी जमीन के तुलना में पानी का स्पेसिफिक हीट अधिक होता है। याद होगा कृष्णा जी जब मानसून पढ़ा रहे थे तो बोले थे जमीन जल्दी गर्म और समुद्र देर से गर्म देर से ठंडी, तो बताया था कि समुद्र का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, इसीलिए वो देर से गर्म देर से ठंडी। तो पूछा कल क्वेश्चन और पूछा क्लासरूम से डायरेक्ट, वे बोला पी और एस वे बोला कि भैया पी वेव पैरेलल चलती है आगे पीछे, तो चलती है आगे पीछे, और 90 डिग्री कोण बना के चलती है, समकोण पर चलती है एस वेव। डायरेक्ट था क्वेश्चन क्लासरूम से। तो चीजें पूछती रहती है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी से क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे नहीं था, साइंस टेक और एनवायरमेंट टाइप का क्वेश्चन ज्यादा था, एनवायरमेंट का क्वेश्चन ज्यादा था। ज्योग्राफी से नहीं बोला कि ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, था ही नहीं। मैप से क्वेश्चन था, यूक्रेन चर्चा में है तो यूक्रेन के आसपास के देश पूछ लिया, कौन बाउंड्री उसका टच करता है,
तब यूक्रेन जैसा फेमस देश का बाउंड्री अगर ना करके गए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब बेकार की तैयारी कर रहे हैं। जो तो कोर ज्योग्राफी सवाल नहीं आया, और जो आया हम क्लास में जो चर्चा की वहीं से आया, क्योंकि ये वाला विशिष्ट उसमें वाला लाइन जाके आप देखिए, स्पेसिफिक हिट वाला लाइन, और जाके कॉपी मानसून वाला निकालिए। क्यों जी, था नहीं बात, समुद्र के लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों ज्यादा होता है, और जमीन का लैटेंट हीट स्पेसिफिक हीट दोनों कम होता है। मानसून वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, और निकाल कर भी देख सकते हैं आप। एक तो एस वे पी वे वाला, और डायरेक्ट ज्योग्राफी तो मुझे दिखा नहीं, कॉन्सेप्ट वाली ज्योग्राफी समुद्र से, समुद्र विज्ञान से, जलवायु विज्ञान से डायरेक्ट नहीं दिखा क्वेश्चन। एक दिखा औरत प्रकाश वाला, कि सूर्य से आने वाली जो हीट है उसमें इंफ्रारेड कितना % होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये तो थोड़ा साइंस का भी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आ गया ये। तो हम समझते हैं कि भूगोल में जो कोर ज्योग्राफी था वो फंसा। अब बात है कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, कूद मिलाओ कहा, एक बोला रात में कौन चलता है, इनमें कौन कौन से जानवर है जो रात्रि चर होता दिन में नहीं चलता है, इसमें तो इन्वायरमेंट का सवाल है। तो यही चीज है, और इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज है ना विद्यार्थी, कितनों पढ़ के आप जाइए, वो कोई ऐसा जीव पूछ लेंगे ना जो आप पढ़े नहीं होंगे। तो हम समझते हैं कि जो हम लोग पढ़े जितना आया उसमें हम सफल हैं। क्यों जी, अब बाकी हिस्ट्री तो आसानी पूछा था, एक तो बिल्कुल आसान जो हम क्लास में पढ़ाते रहते हैं कि भैया किस गवर्नर जनरल का नाम कब बदला, बंगाल का गवर्नर कब बना, भारत का गवर्नर 4 दिन पहले भी लिए हैं कि 33 के अधिनियम में बेंटी का जो गवर्नर था वो बंगाल से भारत का हो गया। नहीं बताते हैं जी, तू तो इजी था, कोई बता देता है। मॉडर्न का क्वेश्चन कहाँ पूछा, यही तो यूपीएससी है कि आप सेलेक्ट होके गए तो गए। यूपीएससी में अगर सेलेक्ट होके गए तो गए, वहां सेलेक्ट नहीं होना है, वहां सब पढ़ के जाइए। यानी 2 साल दबा के मेहनत करना होगा तभी कुछ बनेंगे आप। हो गया जी। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें, ये तो बात हुआ स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। और दुख इस बात का होता है कि जो पुराने बच्चे वो भी मुंह देखते हैं हमारा स्पेसिफिक हीट पूछने पर, क्योंकि पुराना कॉपी तो पढ़ना नहीं है, नोट्स पर मटेरियल पर खूब भरोसा है। चलिए कॉपी पढ़ते रहिएगा। देखो, जब किसी हवा में विशिष्ट, सुनो, किसी भी हवा में आर्द्रता समर्थ के बराबर नमी आ गया और आप चाहते हैं कि नमी और आ जाए उसके अंदर, तो किसी भी हवा के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने पर नमी ग्रहण करने की क्षमता जितनी बढ़ जाती है, हवा के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो जितना बढ़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉइस्चर ग्रहण करने का, मॉइस्चर लेने का जो कैपेसिटी है बढ़ जाता है। जितना मान लेते हैं कि हवा 200 kg का हवा था, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 50 kg और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अब मान लीजिए करते हैं 26 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो कैपेसिटी है 10 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 60 हो जाता है कैपेसिटी। तो क्या हुआ, 10 किलोग्राम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया। जितना बढ़ा, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने से कैपेसिटी में जितना परिवर्तन हो जाए उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। चलेगा? यही तो 4 पॉइंट है, लिख सकते हैं। देखो, मैक्सिमम हीट, सब चारों पार्ट, पहले चारों का नाम लिख लो, लिखो। आज गर्मी बहुत अधिक थी बाहर में, दोपहर में हम निकले हैं 15-20 मिनट के लिए, लगा जल जाएंगे। इनकम टैक्स तक पहुंचे थे लेकिन जलने लगे तो वापस आ गए, ना अब आगे ना जाएंगे। गए वहीं पर बेल का जूस पिए, आ गए। नहीं, इस समय आम का पका पका के बेच रहा है। हाँ, आम पन्ना उसको बोलते हैं, हाँ वो भी बोलते हैं। ऐसे आप क्या बोलते हैं? अमझोर। अमझोर बोलते हैं हमारे यहाँ बिहार में, पूरे बिहार अमझोर ही बोलता है। बताओ अमझोर कौन कौन पिया है? किस किस के क्षेत्र में आम बड़े पैमाने पर आम मतलब होता है?
बड़े पैमाने पर होता है। तो आप लोग बैठे क्या कर रहे हैं? जाइए गुरु जी के लिए ले आइए। देखिए ये अलग फॉर्मूला लगाए कि हर 2 साल पर तो इस साल नहीं आया है, ये तो जरूर लाता, नहीं तो जरूर लाता। इस बार नहीं ना है, देखिए इस बार नहीं है। लंगड़ा बनारस में मिलता है लंगड़ा आम। हाँ, नाम ही का नाम है लंगड़ा। दशहरी है, हाँ जी। और मालदा कहाँ से आया? मालदा बंगाल में है, वहीं से आया मालदा। तो जाइए जल्दी से पार्सल करवाइए, जो पैसा होगा दे देंगे। फ्री में देना चाहते हो उससे भी कोई तकलीफ नहीं है हमको। आया हुआ है, एक दिन पूरे क्लास को पार्टी करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है। इस समय लीची खूब चल रहा है। सही नहीं है? बिहार में किसको मिला जीआई टैग? कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, मखाना, शाही लीची, सिलाओं का खाजा, मधुबनी पेंटिंग। कौन? मिर्चा चावल। कब हुआ है ये? मिर्चा चावल होता कैसा है? अच्छा लगता है? चलो, चावल का कटोरा किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। धान की डलिया किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़। और चावल से ज्यादा कहाँ होता है? बंगाल में। उतार लिए? तब लिखो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, डेफिनेशन लिखिए लोग। बंगाल के लोग रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश एकदम 99% चावले खाता है, इसलिए कटोरा बोलते हैं। हाँ, मच्छी भात। हमारे यहाँ मच्छी बोलते हैं मक्खी को, हम मच्छी भात खाते हैं। लिखो, क्या लिखे? देखिए, मैक्सिमम मॉइस्चर absorbed by fixed amount of air, maximum moisture absorbed by fixed amount of air at fixed temperature, या at certain temperature, fixed temperature is known as humidity capacity। हिंदी में लिखिए, maximum moisture absorbed by fixed amount of air at fixed temperature is known as humidity capacity। हिंदी में लिखिए। देखिए, निश्चित नमी की, देखो ऐसे लिखो, अधिकतम नमी की मात्रा निश्चित द्रव्यमान की हवा के द्वारा निश्चित तापमान पर ग्रहण किया जाता है। निश्चित तापमान पर ग्रहण किया जाता है, तो उस नमी को ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। समझ में आ गया? अगला देखिए, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर present in
fixed amount of air, present in fixed amount of air at fixed temperature, मैक्सिमम नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखें, इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हिंदी में लिखिए, वर्तमान में निश्चित मात्रा की हवा में, वर्तमान में निश्चित मात्रा की हवा में निश्चित तापमान पर, निश्चित मात्रा की हवा में निश्चित तापमान पर जितनी नमी, निश्चित तापमान पर जितनी नमी, अब तो अंग्रेजी में लिखवा दे रहा हूँ भाई, अंग्रेजी वाले हमसे थोड़ा नाराज रहते हैं, क्या करिएगा, हिंदी के आदमी हैं, इतना अंग्रेजी का कब लिखवा दे रहे हैं। निश्चित तापमान पर लिखिए, जितनी नमी होती है या रखती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, एब्सोल्यूट निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लिखिए इस अगला पॉइंट लिखिए, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, अगला सेम चीज है, खाली परसेंटेज लग जाएगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन, सीधे लिखो ना, खाली एयर, उतना क्या लिखोगे, प्रेजेंट इन एयर, खाली एयर कर दो, प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इज नोन एज, पीडीएफ कैसा मिलेगा, अमित कुमार ने न्यू टॉपिक टू मी, लर्निंग टुडे। अच्छा, नया टॉपिक आप आज सीख रहे हैं, ये बता रहे हैं, चलिए हाँ ये बात तो है, आप लोग भी नया टॉपिक ही सीख रहे हैं, ये सारे ऑफलाइन वाले भी नया टॉपिक ही सीख रहे हैं आज। अमित जी, और कौन है भैया, प्रियंका कुमारी, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। चलिए क्या है भैया, हो गया, लिखिए लिखो, किसी भी लिखो, हवा में उपस्थित प्रतिशत नमी की मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हवा में उपस्थित प्रतिशत नमी की मात्रा को सापेक्ष आर्द्रता, समझ में आ रहा, आज पहली क्लास है क्या आपकी, फर्स्ट क्लास है, इससे पहले कभी पढ़ाई नहीं, वो दिन क्या पढ़े थे, आज ज्योग्राफी समझ में आ रहा है, आज सही आ रहा है ना, तब हम सही पढ़ाते हैं तो आएगा ही सही सही बात है, बात बना बना के पढ़ाते तो ज़्यादा समझ में आता है। अब चलिए विशिष्ट आर्द्रता लिखिए, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, amount of moisture increases in, amount of moisture, हिंदी वाले, amount of moisture increases in humidity capacity of air, increases in humidity capacity of air by increasing temperature 1 degree Celsius, या विद लिख सकते हैं, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के इंक्रीज होने से जितना कैपेसिटी बढ़ जाता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से जितनी नमी, हिंदी में लिखिए, अच्छा 1 डिग्री सेल्सियस ताप लिख लो, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लिखिए, देखो किसी भी हवा के तापमान के 1 डिग्री, सुनो, किसी भी हवा में तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से, लिख लिए, जितनी नमी की मात्रा में वृद्धि, ऐसे जितनी आर्द्रता सामर्थ्य में वृद्धि होती है, जितनी आर्द्रता सामर्थ्य में वृद्धि होती है उसी को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है,
मतलब कि आर्द्रता सामर्थ्य के लिए भाई, समझे बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी हवा में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नमी आ जाए तो उस हवा को क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर, नम हवा। और वही कंडीशन किस चीज का होता है? अरे बोलो मूर्ति लोग, वर्षा, रेन 1% कम रहेगा तो वर्षा नहीं होगी। अगर वर्षा हो रही है इसका मतलब वहां के हवा में कैपेसिटी के बराबर नमी आ गया है। हो गया? अब समझिए दूसरी बात, सोना मना है, सब लोग जमाई ले रहे हैं। बताओ ना, 4 बजे के बाद कोई नींद आता है? हम तो रात रात भर जगह हैं, दिन दिन भर जगह हैं। आप कोशिश कर रहे थे कि 4 से 6 के बीच शाम को सो जाएं अपने घर पे, लेकिन कितना भी मेहनत की नहीं सो पाए। 4 से 6 में अगर नींद आ रहा है इसका मतलब है कि आप लोग बहुत बड़े, क्या बोलते हैं, कुंभकर्ण टाइप के व्यक्ति हैं। मैंने इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं कि नींद आने लगा। बोरिंग लग रहा है? पहले 90 डिग्री पे आओ तो 90 डिग्री ऐसे कर लिए हैं सर। टॉपिक बड़ा बोरिंग है। अच्छा, बोरिंग लग रहा है भाई, लेकिन बहुत लोग देख रहे हैं कि जमाई आज ले रहे हैं। कौन है? अच्छा, निशा पांडे जी मेरे फेवरेट फ्रेंड है। हाँ, बीच में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। पांडे जी बीच में कुछ कुछ बोलते हैं बिना सोचे समझे। ज्ञानी आदमी है लेकिन नॉलेज है बहुत, लेकिन दिक्कत क्या है कि बिना प्रोसेस के बोल जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि कुछ गलत बोल दिया ऐसा लग रहा है, तो आके बाहर पूछते भी हैं कि सर कैसे सुधार हुआ। बिना प्रोसेस किए बोल जाते हैं। कोई नहीं, थोड़ा एंटरटेन हो जाता है। हाँ जी, तो समझ गए बात। अब थोड़ा सा समझते हैं कोहरा और ओस। कोहरा यानी फॉग, और ओस का मतलब ड्यू। हाँ, ये सब भले ही कुछ नाम है, सेंट वगैरह का कुछ नाम है ना जी, हमको नहीं पता क्या होता है सब। एक होता है कपड़े पे लगाने वाला, एक होता है बॉडी के ऊपर मारने वाला, पता नहीं क्या होता है। एक सेंट होता है कान में रखता है सब। अरे मुस्लिम रखता है ना कान में। हाँ, तो हमको बताइए कि क्या ड्यू और फॉग क्या है ना? कपड़े पे क्या डालते हैं? फॉग। हमको ये सब नहीं पता चलता। परफ्यूम क्या है, नाम जानता हूं, वो ड्यू है। आप फिर कपड़े वाला, अच्छा, आप परफ्यूम क्या है? बाल पे पता नहीं क्या होता, हमको नहीं पता होता है सब बात। हमारे कमरे में जाइएगा तो बस कड़वा तेल मिलेगा, सरसों वाला तेल। सही बात नहीं, मुझे नहीं पता होता। खैर कोई बात नहीं, सुनिए। अब सुनिए मेरी बात। जाड़े के दिनों में, विद्यार्थी जी सुन लीजिए, ये सब तो मजाक की बात हो गई, मुझे रियली पता नहीं है। आप लोग से सीखता रहता हूँ, सिखाते रहे, कुछ कुछ बताते रहे, तो बहुत मजाक, हमारा मजाक बन जाता है समाज में। समाज में जाते हैं ना तो सबको हम सेंटे मान लेते हैं। हम सेंटवा कहाँ रखें, लाइए तो थोड़ा मार लेते हैं, है ना। जनरली हम लोग सेंट अब ये सब नहीं जानते कुछ भी। और आगे बढ़ते अपनी बात करते हैं। जाड़े के दिनों में देखते होंगे आप लोग, जाड़े के दिनों में एक बात आप लोग देखे होंगे कि हवा में कुछ पानी का मात्रा लटका हुआ है। हवा में पानी की मात्रा, कुछ देर चलेंगे आप, बाइक से चलाएंगे आप, तो आपका कपड़ा हल्का भीग जाता है। ऐसे पैदल चलेंगे तो नहीं भीगेगा, और विजिबिलिटी 0 हो जाता है, जिसके कारण जाड़े में विजिबिलिटी 0 हो जाए, दिखाई न दे, दृश्यता शून्य हो जाए। अगर ऐसा होता है जब कुछ न दिखाई दे, तो सामने में जिसके कारण दिखाई न दे रहा है वो एक तरह का वर्षा की मात्रा है, वो वर्षा का प्रकार है। अब हम पहले ओस और ड्यू पढ़ा लेंगे तब वर्षा पढ़ाएंगे, ऐसे बाद में पढ़ाना चाहिए पर पहले ही पढ़ा देते हैं। तो फॉग और ड्यू जो धरती पे आकर जमा हो गया, जल की मात्रा
जब जमीन पे जमा हो गया तो उसको बोलते हैं ड्यू, ओस। क्या बोलते हैं उसको? ओस। लेकिन जब हवा में लटका हुआ है, धरती तक नहीं आया, तो उसको बोलते हैं फॉग। समझ गए? पानी की मात्रा जब धूलकन के साथ, एरोसोल के साथ लटक जाए नीचे, जिससे दृश्यता शून्य हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉग। और जमीन पे आके जमा हो जाए, घास पर खाली पैर चलते हैं अगर जाड़े के दिनों में, घास पर बहुत भारी ओस गिरा हुआ है, नीचे ड्यू गिरा हुआ है, जमीन पे पानी, खाली पैर चलते हैं तो कुछ देर बाद ऐसा लगता है पैर कट के निकल जाएगा। दर्द अंगूठे में अजीब तरह का बर्फ टाइप का लगने लगता है, दर्द टाइप का होने लगता है। थोड़ा मोड़ा बर्फ रखने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें लगातार 1-8 किलोमीटर यात्रा करिएगा ना, तो आपको महसूस होगा कि चप्पल पहन के आते है ना। ये सच्चाई बता रहा हूं। तो जो जमीन पे पड़ा हुआ है, घास पर, धान के खेत पर, ये सब क्या है? ड्यू है, ओस है। क्लियर हो गया? अब आइए, लेकिन जब लटक गया तो क्या बोलते हैं उसको? फॉग। अब सुनिए क्या होता है उसमें। होता यह है कि जाड़े के दिनों में जो नमी वाली हवा है, जाड़े के दिनों में जो नमी वाली हवा है, कभी कभी होता है कि जैसे क्या सुनते हैं आप लोग कि भाप जब काफी ऊपर जाता है, सुनते होंगे आप लोग ना, सुनो मेरी बात। जब भाप काफी ऊपर जाता है तो धीरे धीरे ऊपर जाने पर ठंडा हो जाता है। सुने ना कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होगा तो भाप बदल जाता है पानी में। ये बात पता है ना? गर्म होने पर जल भाप में बदलता है, अब भाप ठंडा होने पर फिर से पानी में बदल जाता है। फिर से पानी में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। समझ रहे बात ना? और जब भाप में बदलता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कहीं नहीं समझ पाएंगे, यहां समझ लेंगे। यहां अगर नहीं समझे तो फिर कहीं नहीं समझेंगे दिल्ली तक। हम तो नहीं समझे थे, हम अपने से समझे तो समझ में आया, मास्टर नहीं समझा पाया। हाँ, पूरी क्लास से मैंने पूछा कि सबको समझ में आया? मतलब कोई नहीं समझा। ऐसा नहीं कि हम भोंद थे इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, तो बाकी सबसे पूछ लेते थे कि तब तुम लोग को समझ में आया आज का क्लास? बोले नहीं यार, समझ में तो हमको भी नहीं आया। तो पूछा काहे नहीं तुम लोग? लेकिन नहीं पूछ पाए। जैसे तुम नहीं पूछा, वो ठीक है तो चलो राम राम करो। तो भैया आप लोग राम राम हम करने नहीं देंगे। तो जैसे जैसे भाप बन के पानी नमी ऊपर जाता है, एक समय आने पर टेम्परेचर इतना हो जाता है कि वो कंडेंस होकर फिर से बदल जाता है भाप पानी में। अब पानी में भाप बदलेगा तो बारिश शुरू होगी। क्लियर है? लेकिन होता क्या है कि जाड़े के दिनों में बहुत ऊंचाई पर नमी को जाना नहीं पड़ता, भाप को जाना नहीं पड़ता। कुछ ऊंचाई पर ही वो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। कुछ ऊंचाई पर ही क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। यानी जितनी उसकी आर्द्रता सामर्थ्य, उसके दोनों मेथड से बताएंगे भाई। इस चीज को हम दोनों मेथड से बताने जा रहे हैं, एक कंडेंसेशन मेथड और एक 100% आर्द्रता मेथड। ये दोनों से बताने अभी जा रहे हैं हम आप लोगों को, इसे ध्यान से समझिएगा। पहले कंडेंसेशन मेथड से बता देते हैं, आसान वाला। बहुत ऊंचाई पर, गर्मी में बहुत ऊंचाई पे जाने पर तब वो कंडेंस होगा, लेकिन जाड़े के दिनों में बहुत नीचे ही उसको क्या मिल जाएगा? वो वाला टेम्परेचर जब वो कंडेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो क्या होगा, चूंकि जाड़े के दिनों में नमी की मात्रा उतनी नहीं होती जितना गर्मी में होता है। गर्मी में हवा में जितनी नमी होती उतना जाड़े के दिनों में नमी नहीं होती। तो जैसे ही कुछ ही ऊंचाई पर पहुंचता है, 10 मीटर 5 मीटर ऊंचाई पर, तो उतना टेम्परेचर उसको मिल जाता है, कंडेंस हो जाता है। चूंकि नमी की मात्रा कम होती है, जिस कारण से वो नमी धूलकन के साथ, एरोसोल के साथ ऊपर से लटकता हुआ नजर आता है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं? ओस नहीं, फॉग, कोहरा बोलते हैं। और जब वो घना हो जाए तो कुहासा बोलते हैं। जब घना हो जाए तो कुहासा बोलते हैं, है ना? और जब वो कम गहरा हो, मतलब थोड़ा दिखाई दे रहा है, जब डेंस हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कुहासा। और जब वो कम घना हो तो क्या बोलते हैं? कोहरा। क्लियर है? तो समझ गए बात? अब ऐसा होता है कि कभी कभी टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, जिसके कारण नमी को, जो वाटर वेपर है, उसको ऊपर उठना नहीं पड़ता, जमीन पर ही उतना टेम्परेचर मिल जाता है। जिस कारण जमीने पर वो क्या हो जाता है? कंडेंस। और क्या होता है? ऊपर से गिरने की जरूरत नहीं है, वहीं पानी में बदल गया। क्या बोलेंगे? अब समझ में आ गया नहीं? और नहीं आ रहा है भाई? अरे भैया, गर्मी में बहुत ऊपर जाएगा
तब टेम्परेचर कम मिलेगा, वो बनेगा वर्षा के रूप में, जलबूंद में। लेकिन जाड़े के दिनों में क्या होगा, कुछ ही ऊंचाई पर जाकर वो बदल जाएगा किसमें, वाटर के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट के रूप में। चूंकि नमी की मात्रा कम है, अतः क्या होता है, वो धूल के साथ लटकता हुआ नजर आता है पानी। लटकना नजर आए तो उसको क्या बोलेंगे, फॉग बोलेंगे। लेकिन अगर वही टेम्परेचर जमीन पर ही मिल गया, कम टेम्परेचर, तो वहीं पर बदल जाएगा पानी में, और जमीन पर ही पानी के फॉर्म में जमा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ड्यू, ओस। समझ में आ गया। ये तो सबसे इजी मेथड, जो कोई समझा देगा, कोई समझ लेगा। दूसरा हम देखते हैं उसको आप कितना समझे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। अभी मैंने क्या बोला, 100% हो जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाए, 100%, तभी वर्षा होगी। फॉग भी बनेगा तो इसी में, फॉग बने, ड्यू बने, वर्षा बने, इस सब के लिए ह्यूमिडिटी 100% होना जरूरी है। तो देखिए विद्यार्थी जी, अब मान लीजिए कि वाटर वेपर यहां से उठना शुरू किया, वाटर वेपर यहां से उठना शुरू किया, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस था। हवा का तापमान नीचे कितना था, समझिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, नहीं आएगा समझ तो पूछिएगा सवाल, मूर्ति बन कर मत बैठिएगा। अब मान लीजिए 200 केजी हवा है, और इसमें 50 केजी होना चाहिए था, नमी होना चाहिए था, तभी ना 100% होगा भाई। 100% नमी कब होगा, मान लीजिए 200 केजी में 25 डिग्री तापमान पर टोटल मैक्सिमम नमी ग्रहण करने की क्षमता कितना है, 50 केजी। पर जाड़ा के दिन में तो इसी वेपर कम होता है, तो इसमें है 25 केजी, तो क्या वर्षा होगा, 50 केजी जब तक ना होगा वर्षा होगी। अभी बोले कि जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, वैसे वैसे तापमान कमेगा। अरे कमेगा ना, और बोले तापमान कमेगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम हो जाता है, और तापमान बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। तो हवा नमी लेकर उठना शुरू करेगी, नमी लेकर उठना शुरू करेगी विद्यार्थी जी। जब नमी लेकर ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर कमता जाएगा, और टेम्परेचर कमेगा तो इसकी जो कैपेसिटी है 200 केजी में 50 केजी, ये कैपेसिटी भी क्या होगा, कमेगा। माने इसका आर्द्रता सामर्थ्य कमते जाएगा। तो है कितना इसमें नमी, 25 केजी, होना चाहिए 50, लेकिन जैसे जैसे हवा उठेगी इसकी प्रतिशत क्या होता जाएगा, मैक्सिमम जो उस क्षमता कमता जाएगा। और तब तक उठेगी हवा जब तक इसकी कैपेसिटी 25 केजी के बराबर ना हो जाए। ऊपर जाते हुए टेम्परेचर घटेगा तो कैपेसिटी भी घटता जाएगा, तब तक घटता जाएगा जब तक कि जितना इसके पास उतने के बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हुआ, समझ में आया। और कभी कभी टेम्परेचर जमीने पर इतना कम हो जाता है कि उसकी जितना उसमें नमी है उतनी उसकी कैपेसिटी बन जाता है, तो जमीन पर ओस बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, कि हवा जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठने से वर्षा काहे होती है भाई, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगी हवा का तापमान कमेगा, जिससे उसकी कैपेसिटी भी कमेगी। तो जितना वर्तमान में उसमें नमी है, जब जहां पर जिस ऊंचाई पर जाने के बाद उसके बराबर का कैपेसिटी आ गया, बारिश शुरू। समझ गए, ड्यू और ओस समझ गए। यही बात यहां होती है विद्यार्थी। मान लीजिए पर्वत है, ये मान लीजिए पर्वत है विद्यार्थी, और ये समुंदर है मान लेते हैं, पश्चिमी घाट है मान लो। ये कौन सा है जी, पश्चिमी घाट। मानसून आने वाला है, एक जून को मानसून केरला में आ जाता है, और 15 जून तक बिहार में भी आ जाता है। देखो भैया, ये केरला है, बस समझिए अब मानसून एकदम तड़प रही है, किस लिए, केरल में आने के लिए। अब मानसून मान लीजिए 1 जून आ गया, पहुंच गया तो केरल में, भाई मानसून केरल में एंट्री कर दिया। मानसून एक हवा है जो नमी लेकर आ रही है, समंदर से आ रही है, इसमें नमी है। लेकिन मान लीजिए 500 केजी की हवा है, और इसमें 200 केजी नमी रखने की क्षमता है 200 केजी का। लेकिन है कितना, 200 केजी क्षमता है, पर है इसमें 100 केजी। मान लीजिए 500 केजी की मानसून की हवा, जिसके अंदर कैपेसिटी 200 केजी का है, लेकिन है उसके अंदर 100 केजी, कि वर्षा कराएगी, तो टकराएगी। सामने में पहाड़ है, तो हवा का नेचर है कि वो
रास्ता ढूंढती है कहीं जाने का, हवा और पानी। तो रास्ता इसको नहीं मिला तो पहाड़ को चढ़ के पार करने की कोशिश करेगी, तो नमी लेकर पहाड़ पे चढ़ेगी, और चढ़ेगी तो चढ़ती जाएगी, तापमान इसका कम होगा, और तापमान कमने से कैपेसिटी भी कम होगा। तब तक उठती रहेगी जब तक कैपेसिटी 100 के बराबर ना हो जाए। 100 मान लीजिए यहाँ 100 के बराबर हो गया तो यहाँ पर बादल का निर्माण हो गया, बारिश शुरू। समझ गए जी। और दूसरा मेथड जदम न समझ में आ रहा उसके लिए, बोगस विद्यार्थी के लिए, उसके लिए कि जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है हवा ठंडी होती जाएगी, नमी भी ठंड, उसके अंदर जो वाष्प है वो भी ठंडा होगा। एक समय आएगा जब वो जलबुंद में बदल जाएगा, बरसात शुरू हो जाएगा। कोई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जरूरत नहीं। समझ में आया जी। अब जाड़े के दिनों में वही काम होता है कम ऊंचाई पर, तब क्या होता है वो नमी लटक जाता है धूलकण के साथ, धुआं के साथ, है ना। धुआं के साथ लटकेगा तो उसका नाम होता स्मॉग। जब नमी धूल के साथ न लटके धुआं के साथ लटक जाए तो स्मोक से ले लीजिए स्मोक, स्मोक से ले लीजिए स्मोक, स्मोक से स्मोक, अब फॉग से ले लीजिए जी, स्मोक से एसएम ले लीजिए, अब एसएम, अब फॉग से ओजी ले लीजिए, तो क्या बन गया स्मॉग। और जब ये बन जाता है ना तो सांस लेने में प्रॉपरली दिक्कत हो जाती है, इससे सीने की बीमारी, फेफड़े की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। दिल्ली में जाड़े के दिनों में यही चीज होता है, धुआं और फॉग मिलकर स्मॉग बनाते हैं। जब दो पॉल्यूटेंट मिलकर एक नया पॉल्यूटेंट बनाएं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, है ना। ऐसा पॉल्यूटेंट जो अकेले प्रदूषण न फैलाए, अकेले फैलाएगा तो उसे बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक। और जब दो अलग अलग पॉल्यूटेंट मिलके नया पॉल्यूटेंट बना दे तो उसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे CO2, CO2 क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, अकेले में अपने आप को देख लेता है, दूसरे को नहीं भाई। लेकिन अगर CO2 किसी के साथ मिलके एक नया पॉल्यूटेंट बना दे, नया प्रदूषक बन जाए तो सेकेंडरी। अगर आपको पकड़ने का है कि बताइए इनमें से क्वेश्चन आता है कई बार, यूपीपीसीएस में तो कई बार आया है कि इसमें कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो देख लीजिए कौन अकेले तहलका मचाता है, कौन दूगो मिल के मचाता है। जब दूगो मिल करके पॉल्यूशन फैला है तो सेकेंडरी, और अकेले करे तो प्राइमरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा इन्वायरमेंट की बातें भी कर लिया। तो चलिए टाइम भी हमारा हो गया है। वर्षा कैसे होती है, फॉग कैसे बनता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या, समझ गए। अरे सबको आ गया समझ में, हमारे मुंह पर झूठ मत बोलना, सही सही बोलो कि सर समझ में आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। आ गया तो चलिए जाइए घर जाइए। कैसा लगा क्लास आज का कृष्णा जी, मन खुश।